एक बेहतर भविष्य को लेकर पानी बचाने की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान लॉन्च किया। इस मौके पर पानी के महत्व और इसे लेकर सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साझा की। ये रिपोर्ट देखिए। इंसानी वजूद के लिए पानी कितना आवश्यक है, इस बात से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। बावजूद इसके हमारे समाज की ये कड़वी सच्चाई है कि हर जगह पानी का बेतहाशा दोहन हो रहा है और अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में हम सभी को भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में जल संरक्षण की अगुवा बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल भविष्य के इसी संकट को देखते हुए आवाम को सचेत करने में जुटे हैं। इस ऐतिहासिक दिन पर जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का विषय है, और ये जो आज इसका जो लॉन्च किया गया है, ये पूरा कार्यक्रम, ये योजना, इस योजना के लॉन्चिंग में लगभग कुछ समय पहले यानी अप्रैल के 26 और 27 यानी एक ही महीना पहले, सवा महीना पहले हमने एक सेमिनार किया था बड़ा, और सभी विभागों ने उसमें अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम, कोई उपयोग, जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉन्च करें हम कार्य योजना, तो उस कार्य योजना को लॉन्च आज हमने किया है। इस योजना को बनाने में वैसे तो सभी विभागों ने, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। विशेष तौर पर इसमें मैडम केशरियानंद अरोड़ा और हमारे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको लीड लिया है। बाकी सब विभागों ने भी अपने विभाग के हिसाब से काम किया है। पानी का एक बड़ा हिस्सा खेती किसानी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पानी पीने और उद्योग धंधे में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आज पानी को नहीं बचाया गया तो आने वाले भविष्य में पानी एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी अपील पर किसानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन पर धान की फसल उगाना छोड़ दिया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है। जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इंसानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है कि हमें पीने का पानी भरपूर मात्रा में मिले, लेकिन खेती किसानी में हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस दिशा में विभिन्न विभागों की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। खेती में जो पानी उपयोग होता है उसको कैसे उसको कम करें, इसमें माइक्रो इरिगेशन जिसके ऊपर हमारा सिंचाई विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है, मेकाडा के नाते से हमने बजट की भी छूट दी है कि इसमें जो भी हमको सब्सिडी देनी है, जो भी प्रावधान करने हैं, लोगों को अवेयरनेस उनमें बढ़ानी है किसानों में। और नए बिजली कनेक्शन तो हमने जो बहुत गहराई में पानी में चले गए हैं उनको कंडीशन भी लगाई है कि जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहीं बिजली का कनेक्शन हम देंगे। हमारा कोई इसमें दूसरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक तौर पर तो सरकार के ऊपर ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन पानी बचाना उसके पीछे यही एक उद्देश्य है। तो इसमें मेकाडा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे खाले, पंप, चैनल, पंप हाउसों का रखरखाव, उसको सबको एक आधुनिकीकरण के तरीके से आवश्यकता के हिसाब से वो हम सब कर रहे हैं। और इसके करने से निश्चित रूप से पानी का जो रिसाव होता है, क्योंकि पानी जिस भी आवश्यकता के लिए जहां भेजना है वहां उतना ही जाए, रिसाव अगर होता है तो वो न किसान के उपयोग का है और न ही पानी की दृष्टि से उसका कोई बचाव होगा, बल्कि उसका कोई ना कोई नुकसान ही होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत से जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सारे आंकड़े तो हमारे प्रेजेंटेशन में सब लोगों ने बताए ही हैं। तो उस नाते से इस पर हमको जो काम करना है वो हम सब काम कर रहे हैं। तालाबों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसा बताया गया, उसमें 18,000 तालाब हरियाणा के हैं। इन 18,000 में बहुत तालाब तो ओवरफ्लो रहते हैं बरसात के दिनों में, पोल्यूटेड है, बहुत तालाब ऐसे हैं सूखे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इनका एक सम्यक संतुलन बैठा रहे ताकि उस तालाब में भी जितना पानी है उसका रिचार्जिंग के लिए उपयोग आए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जैसे परंपरागत तौर पर खेत काम आता था किसानों के, वो पानी काम आए। तब होगा जब वो पानी साफ रहेगा, पोल्यूटेड होगा तो पशु भी नहीं पिएगा उसको। तो इस प्रकार से उस पर भी काम लगातार चल रहा है और एक महत्वाकांक्षी टारगेट हमारी तालाब अथॉरिटी के द्वारा ये जो लिया जा रहा है उसको भी हम एक गति देकर के उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी विभाग उसके अंदर काम करेंगे। अभी तक पंचायत विभाग ने भी इसमें सहयोग किया है। लगभग 2650 जो तालाब हैं इनकी योजना बन गई है। इसके अलावा बाकी तालाबों की योजना भी और सब बन रही है। हरियाणा में पानी उपलब्धता को लेकर SYL एक बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, लेकिन इसके अलावा भी पानी का प्रबंधन कर इसे बचाने का प्रयास जारी है। पानी के जहां तक स्रोत की बात है, हमारे स्रोत बहुत सीमित हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया पानी की क्वांटिटी हम बढ़ा कैसे सकते हैं, काम उधर भी चल रहा है। उसमें जैसे SYL अपने आप में एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत दोनों स्टेट्स के बीच में एक टकराव का मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक निर्णय भी हमारी फेवर में दिया है। अगला उसका SYL के बनने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा हमारी है कि वो जल्दी से उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई निर्णय दें ताकि उसके एग्जीक्यूशन के बाद SYL बने। झगड़ा है, चाहते तो हमें कि कल ही उसको सॉल्यूशन हो, लेकिन हमारे अकेले के हाथ में नहीं है। अब इसके अतिरिक्त भी जो सोर्सेज हैं उसको भी हम ठीक से उसका दोहन करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। जैसे यमुना में अभी जो पानी आता है वो हमारे पास केवल
3 महीने 3.5 महीने पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसके पानी की मात्रा प्रबंधन करके कैसे बढ़ाई जाए, तो 3 डैम, चाहे रेणुका डैम है, लखवार डैम है अथवा किसाऊ डैम है, उसके 2 के तो एमओयू हो चुके हैं, एक का भी एमओयू होना शेष है, बहुत जल्दी वो हो जाएगा, ताकि वहां अगर कोई डैम और बांध बनते हैं, पानी के रेगुलेशन के कारण से ये जो 3 महीने पानी हमें यमुना में पर्याप्त मिलता है, ये कैसे हम इसको 5-6 महीने इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं, रेगुलर उसका जो रेगुलेशन जो है उसका हो जाए, तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा हमको उस रेगुलेशन के माध्यम से मिलेगी। पानी तो वही है जो यमुना में आता है। अभी 3 महीने में पानी हम जो यूज करते हैं, बाकी वेस्ट जाता है। अब उसी को 6 महीने के लिए यूज करेंगे तो जितना बाकी होगा वो जाएगा, वो तो नदियों में जाएगा भी, जाना भी चाहिए। इसी प्रकार से छोटे स्रोत हैं, जैसे हमारे शिवालिक, हमारे अरावली, वहां भी पानी जो आता है उसको भी हम छोटे छोटे डैम बना करके कैसे उसको रोक सकें, कैसे उस पानी का उपयोग वहां के लोकलाइज्ड यानी किसानों को कैसे हम दे सकते हैं, और इस पर भी काम हमारा ठीक चल रहा है। जैसे 9 डैम तो शायद मुझे बांध जो हमारे शिवालिक में है, एक तो उसमें हमने क्लियर भी कर लिया है आदि बद्री का, बाकियों पर भी काम चल रहा है। अगर वो 9 के 9 भी बनते हैं तो कम से कम शिवालिक के आसपास के 2-3 जिलों की पानी की आपूर्ति, सिंचाई की हम पूरी कर सकते हैं। आता था राजस्थान से, लेकिन जैसे हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना प्रयत्न किया, पीछे पानी रोक लिया, अब वो पानी ज्यादा नहीं आता। फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र, जो एक बहाव का क्षेत्र हरियाणा की तरफ जितना हमारे पास कमांड एरिया में बहाव है, उसका उपयोग कर रहे हैं। और पहली बार मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में होकर आया हूं, तो महेंद्रगढ़ जिले के लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमको इतने सालों के बाद आखिर एक न्यूनतम आवश्यकता पानी की खेती के लिए जो है वो हमको मिल रही है। तो ये जगह जगह हमको ये भी करना पड़ेगा। घग्गर हमारे लिए पानी का स्रोत लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बांध लगा करके उसको कम से कम उसका ठीक से उसका जो चैनलाइजेशन हो जाए, और O2 को, झील को भी हम डीप कर रहे हैं ताकि पानी का स्टोरेज वहां ज्यादा हो सके। उसका भी पानी की आवश्यकता हमारी सिरसा जिले की खास करके बहुत पर्याप्त मात्रा में, फतेहाबाद और सिरसा 2 जिलों के अंदर उसका हमको उपयोग होता है। अब इन सब छोटी छोटी बातों पर सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यमुना के पानी का स्टोरेज पहले ठीक तरह से नहीं होता था, लेकिन अब इस दिशा में कदम उठाया जा चुका है और इससे कई तालाबों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। आता था राजस्थान से, लेकिन जैसे हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना प्रयत्न किया, पीछे पानी रोक लिया, अब वो पानी ज्यादा नहीं आता। फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र, जो एक बहाव का क्षेत्र हरियाणा की तरफ जितना हमारे पास कमांड एरिया में बहाव है, उसका उपयोग कर रहे हैं। और पहली बार मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में होकर आया हूं, तो महेंद्रगढ़ जिले के लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमको इतने सालों के बाद आखिर एक न्यूनतम आवश्यकता पानी की खेती के लिए जो है वो हमको मिल रही है। तो ये जगह जगह हमको ये भी करना पड़ेगा। घग्गर हमारे लिए पानी का स्रोत लंबे समय का तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बांध लगा करके उसको कम से कम उसका ठीक से उसका जो चैनलाइजेशन हो जाए, और O2 को, झील को भी हम डीप कर रहे हैं ताकि पानी का स्टोरेज वहां ज्यादा हो सके। उसका भी पानी की आवश्यकता हमारी सिरसा जिले की खास करके बहुत पर्याप्त मात्रा में, फतेहाबाद और सिरसा 2 जिलों के अंदर उसका हमको उपयोग होता है। अब इन सब छोटी छोटी बातों पर सारे डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं, और मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन चीजों पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक विषय पानी का, जैसे मैंने बताया, यमुना में 3 महीने में हमारे पास पर्याप्त होता है, फिर भी उस 3 महीने के पानी का जितना उपयोग हमको स्टोरेज के नाते हरियाणा में करना चाहिए, वो अभी तक पहले नहीं हो रहा था। हमने ही पिछले कुछ वर्षों पहले उस का जो चैनलाइजेशन है, उसके चैनल को मजबूत करना, उसका रिजुवेनेशन करना, उसको चौड़ा करना जगह जगह, और उस पर भी बड़ी मात्रा में पानी को हम स्टोर कर सकेंगे। हमारे हजारों तालाब जो भरे नहीं जा सकते हैं उसके बिना, तो वो अब दक्षिण हरियाणा की वो तालाब, लगभग 4000 तालाब, उससे हम भर पाएंगे। मसाणी डैम ये बना हुआ है, आज तक पानी नहीं होता था, लेकिन इस पानी के चैनलाइजेशन के कारण से हमने वर्षा का पानी वहां पहुंचाया, और रेवाड़ी जिले में 8-10 फुट पानी जो है उसका लेवल ऊपर आया है। तो ये पानी के बारे में मैं तो बहुत इसका अध्ययन करता हूं, सारी चीजों का, और उसकी जो योजना ध्यान में आती है तुरंत आप लोगों के साथ बैठ करके मैं प्लानिंग करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार का काम योजना बनाना है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे लागू करना अधिकारियों का काम है। प्रकृति के दोहन पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी चिंता जाहिर की।
उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन दोहन से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मित्रों, हमने इन सब चीजों पर केवल अपना एक जो दृष्टिकोण है वो बताया है। अब उसके बाद इसको लागू करने का काम हमारे सभी अधिकारी, सभी विभाग कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार की आज ये कार्य योजना बनाई है, इस कार्य योजना के अनुसार आप लोग इस पर अच्छे प्रकार से काम करें, ये मेरी अपील है, ताकि हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट सभी विभागों के काम करने के बाद इसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नाते से पानी की समस्या का हल केवल इसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा एक पॉलिसी बनाना और लोगों को अपील करना, उसी में से हम आज और अगली पीढ़ी तक सब चीजों का समाधान ढूंढ पाएंगे। एक तो हमको ये करना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमको पानी के साथ साथ, जैसे मैंने बाकी चीजें कही कि प्रकृति हमारी, प्रकृति के जितने भी ये तत्व हैं, ये भी सब हम मान के चले कि ये जीव इकाई है, ये निर्जीव नहीं है। तो इन जीव इकाइयों को भी हमको संतुलन बना करके उपयोग करना होगा, यानी संतुलन भी और अनुशासन भी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें, लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह हम कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहां उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके, मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण के नाते से वायु का प्रदूषण, अब देखते हैं हम कितना संकट आता है जब प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। कोविड जिसका परिणाम है, कोविड के कारण से एक बार तो मानवता के अस्तित्व पर संकट आ गया था। ठीक है, देश ने भी, दुनिया ने भी प्रयत्न किए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बनाई, जिसमें से हम इसमें से बाहर निकले। उस समय तो किसी को लगता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक नई बीमारी पहली बार पल्ले पड़ी, लेकिन उससे बाहर निकले हैं। आगे ऐसा ना हो तुमको वायु प्रदूषण और इस प्रकार की चीजें, इसके लिए चाहे फिर हमें बागवानी पर ध्यान देना होगा, वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा, पेड़ न कटे इसके लिए ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हम दोहन करें, शोषण न करें। ऐसा नहीं कि पेड़ काटने पर पूरा प्रतिबंधी लगा देंगे तो फिर काम नहीं चल सकता है, लेकिन कहां काटना कहां नहीं काटना, और जितना काटना उससे कुछ गुना ज्यादा उस पर और लगाना। जीव इकाई है, आज हम लगाएंगे, जो एक पेड़ काटेंगे 5 साल बाद वो सारे के सारे 5 गुना पेड़ अगर हो जाएंगे तो और उसका लाभ होगा। तो इन अभियानों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रही है, जिसका उपयोग विकास में होता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ तो दुनिया को विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। गगन का प्रदूषण हम देखते हैं, 2G, 3G, ये वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ये भी एक विकास के नाते, निर्माण के नाते अगर इसकी भूमिका पॉजिटिव रूप से सब लोग लें तो आज के युग में बहुत बड़ा इसका योगदान है। लेकिन अगर ये वेवलेंथ ऊपर नीचे करके और उसका विध्वंसात्मक उपयोग कर दिया, चाहे वो एटॉमिक बातें हैं, चाहे वो और तरह तरह के, आज ऐसे ऐसे सिस्टम देख लिए हमने कि उस सिस्टम के कारण से कई बार तो डर लगता है कि क्या होगा। हमारा ये जो साइबर सिस्टम है, इस साइबर सिस्टम भी दुनिया की प्रगति में अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले हम लोग बैठे थे, हमारे एक अधिकारी ने मोबाइल को एक कमांड दे दी, ऐसा ऐसा करो,
और वो कमांड जब आई होकर के पूरी आई, तो पूरी होने के बाद जब उसको मैंने देखा तो मैंने मजाक में कह दिया, जितने आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मैंने कहा अब आपकी कोई जरूरत नहीं, जाओ। क्या था बोला राजेश जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट जीपीटी, उसको मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी तरफ से पत्र लिखो जिसमें हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ अनुदान मांग के लाओ। तो उसने 10 कारण बताते हुए, और जो फिट होते हैं हमारे दिमाग में या इसके दिमाग में भी नहीं आते हैं, वो सब उन्होंने लिख करके और बाद में सामने रख दिया कि आप हस्ताक्षर करो, हम भेज रहे हैं। तो अगर ये होने लग गया तो इन आईएएस की क्या जरूरत रहेगी? खैर, इन लाइट वेन मेरा कहना है कि कहां कहां हम जा रहे हैं उसका उपयोग है, हम रचनात्मक ढंग से करेंगे तो ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा। और अगर कहीं ये विध्वंसात्मक तरीके से किसी ने उपयोग करना शुरू किया तो यही हमारे विनाश का कारण भी बनेगा। जल, जमीन, वायु, अग्नि के गलत इस्तेमाल पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये हम सभी के लिए पाप है। तो ये प्राकृतिक चीजें, चाहे भूमि है, चाहे वो गगन है, चाहे वो वायु है, चाहे वो अग्नि है। अब अग्नि, अब आजकल ग्लोबल वार्मिंग, पहले कुछ सुनते थे तो हमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब जब देखते हैं कि पूरे मौसम का सिस्टम ही बदल गया है। ये जिस समय में अब वर्षा आ रही है, कभी हमने तो नहीं देखी थी कि मई और जून में ऐसी वर्षा आएगी और जून इतना ठंडा होके जाएगा। जून में कड़कती धूप, बाहर निकला नहीं जाता था, चमड़ी बिल्कुल झुलस जाती थी। बदल रहा है। तो ऐसा सब तरफ ये जो चीजें हैं, इनका जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव की ओर हम सब लोग चिंतित हैं। पानी के नाते भी हम जो भूमि में से पानी का दोहन करते हैं, ये भी एक सीमा से अधिक करना, ये पाप है। जैसे हमारे शरीर की धमनियों में खून है, ब्लड है, अगर ये ब्लड निकले तो शरीर का क्या बचेगा? ऐसे ही शरीर, जो भूमि की धमनियों में ये पानी ब्लड के रूप में काम करता है। जितना पानी हम निकाल लेंगे उतना भूमि के ऊपर अत्याचार है। जल ही जीवन है, ये बातें हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस इससे हमने कोई सीख नहीं ली। आज देश और प्रदेश में छाया जल संकट इसी का परिणाम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को ये समझाने में जुटे हैं, अगर अब भी इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अगली पीढ़ी के साथ हम नाइंसाफी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल, जमीन, वायु और अग्नि को लेकर आवाम को सचेत करने में जुटे हुए हैं। और अब हम सभी की ये जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के इस नेक कदम के साथ अपने कदम भी आगे बढ़ाएं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।